मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर उमैयद खिलाफत के दौर तक, यानी सिर्फ 91 ईयर्स में मुसलमानों ने यहाँ से लेकर इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर दी और मुसलमान पहली बार एक सुपर पावर बन चुके थे, जिस तरह आज अमेरिका है। उमैयद खिलाफत के दौर में मुसलमान फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हो ही चुके थे, साथ ही उनकी मिलिट्री पावर भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। लेकिन एक चीज ये भी है कि इसी खिलाफत में इस्लाम की तारीख का सबसे दर्दनाक वाकया पेश आया था, करबला। क्योंकि इसी दौर में उमैयद खिलाफत का दूसरा खलीफा यजीद, इसी ने ही इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया था, और ये बनु उमैया खानदान से था। इस बात पर कोई शक नहीं कि बनु उमैया के दौर को सबसे ज्यादा नापसंद किया जाता है। भले ही इन्होंने वर्ल्ड के 25% हिस्से पर हुकूमत की हो, लेकिन साथ ही इन्होंने ऐसे ऐसे गलत काम भी किए हैं जिनसे हमें हमारे नबी ने सख्त मना फरमाया था। बनु उमैया ने 89 ईयर्स तक हुकूमत की, लेकिन अब एंट्री होती है बनु अब्बासिद खानदान की। बनु अब्बासिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास के खानदान को कहा जाता है, यानी एक तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को ही कहा जाता है। बनु अब्बासिद ये मानते थे कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से हैं, इसीलिए खिलाफत भी हमारे पास ही होनी चाहिए। बनु अब्बासिद इस्लाम को अपने उसी तौर तरीके पर वापस लाना चाहते थे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्लाम हुआ करता था, और बनु उमैया ने उसमें चेंजेस करके उम्मत के नजरिए को ही बदल डाला था, और अब्बासिद उम्मत को अपने सही राह में पहुंचाना चाहते थे। बनु अब्बासिद को ये बात पता थी कि जब तक बनु उमैया के अंदर से बगावत शुरू नहीं होगी तब तक ये खिलाफत खत्म नहीं होने वाली। इसीलिए उन्होंने बनु उमैया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। सीधा तौर पर वो बनु उमैया की खिलाफत को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते इमाम हुसैन को शहीद किया था। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि उमैयद खिलाफत के फाउंडर मुआविया बिन अबू सुफियान, इसी ने ही इमाम अली को कत्ल करने की साजिश रची थी, और इसी के वजह से इमाम अली को धोखे से शहीद किया गया था। अल्लाह बेहतर जानता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इन सब के बाद अब्बासिद ने बनु उमैयद खानदान के खिलाफ मुखालिफत जारी रखी, और आखिरकार एक लंबे स्ट्रगल के बाद मरवान, जो उस वक्त उमैयद खिलाफत का खलीफा था, उसे मार दिया गया, और यहाँ आकर अब्बासिद ने बनु उमैया को हराकर खिलाफत उमैया का दी एंड कर दिया। इसके बाद इस इतने बड़े इलाके पर एक नई खिलाफत अब्बासिद खिलाफत इस्टेब्लिश की गई, जिसका पहला खलीफा बना अबू अल अब्बास अल सफ़ा। अब्बासिद के पास पावर आना इस्लाम का पावरफुल बनने जैसा था, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। 715 सेंचुरी में अल मंसूर बनु अब्बासिद का दूसरा खलीफा बनता है। अल मंसूर से पहले दमिश्क मुसलमानों का कैपिटल हुआ करता था, लेकिन अल मंसूर ने बगदाद को कैपिटल बना दिया, क्योंकि वह बगदाद को एक वेल ऑर्गेनाइज और एक मॉडर्न सिटी बनाना चाहते थे, और उन्होंने इस पर काफ़ी ध्यान दिया। अल मंसूर ने बगदाद में अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेट किया। बगदाद को एक ट्रेड हब बनाया गया, जहाँ पर सिल्क, स्पाइसेस और दूसरी चीज़ें ट्रेड होती थी। ये शहर कॉमर्शियल सेंटर बन चुका था। साथ ही उन्होंने बगदाद को अपने मिलिट्री बेस के तौर पर यूज़ किया। 786 सेंचुरी में हारून अल रशीद अब्बासिद खिलाफत के 5वें खलीफा बनते हैं। उनका ये मानना था कि अगर हमें इस्लामिक एम्पायर को लंबे समय तक पावरफुल रखना है तो हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। तो उन्होंने बगदाद में एक लाइब्रेरी ओपन की, जिसे बैत अल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम कहा जाने लगा। इस लाइब्रेरी में दुनिया भर से लोग आकर नॉलेज शेयर और गेन करने लगे। हारून ने वहाँ पर दुनिया भर से अलग अलग किताबें मंगवाई, और उन किताबों की सारी नॉलेज को चाइनीज, ग्रीक और इंग्लिश जैसी कई डिफरेंट लैंग्वेजेस से अरेबिक में ट्रांसलेट किया जाने लगा, जिससे मुस्लिम वर्ल्ड में एजुकेशन की वैल्यू काफी ज्यादा हाई हो गई। हाउस ऑफ विजडम में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर रिलीजन के लोग आकर नॉलेज शेयर करते थे, क्रिश्चियंस, यहूदी एक्सेट्रा। बाद में इस हाउस ऑफ विजडम को और ज्यादा बड़ा भी किया गया। आप ऐसे समझो कि ये एक जगह थी जहाँ पर पूरी दुनिया की नॉलेज इकट्ठा की जाती थी, और ये एक पूरा नॉलेज का भंडार था। इस दौर में एजुकेशन को बढ़ावा देने की वजह से मुसलमान हर फील्ड में टॉप में ग्रो करने लगे। मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसी कई सारी फील्ड में मुसलमान एक्सपर्ट बनने लगे। जैसे अल ख्वारिज़मी, जो केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट थे। इन्हें द फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अलजेब्रा का इन्वेंशन किया था, जिसका आज काफी इम्पोर्टेंट यूज है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम, AI एंड मशीन लर्निंग के पैटर्न को समझने के लिए, बिजनेस एंड फाइनेंस यूज, मेडिसिन एंड बायोलॉजी यूज एक्सेट्रा।
अलजेब्रा आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, लेकिन आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि इसके पीछे मास्टरमाइंड किसका था। अल ख्वारिज़मी को बगदाद के अंदर हाउस ऑफ विजडम का हेड बना दिया गया था। ये जो अलजेब्रा वर्ड है इसे अरेबिक वर्ड अल जब्र से लिया गया है, और ये जो एल्गोरिथम वर्ड है इसे भी अल ख्वारिज़मी के नाम से ही लिया गया है। अल ख्वारिज़मी ने मैथमेटिक्स को बदल कर रख डाला। इब्न अल हैतम जो कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, इनसे लियोनार्डो दा विंची जैसे थिंकर भी इंस्पायर थे। इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। इब्न अल हैतम ने 10th सेंचुरी में ही ये बता दिया था कि इंसानी आंख काम कैसे करती है। इन्हीं की वजह से माइक्रोस्कोप और कैमरे इन्वेंट हुए हैं। यहाँ तक कि दुनिया का पहला कैमरा इब्न अल हैतम ने सालों पहले ही इन्वेंट कर लिया था। इब्न सीना जो कि एक बहुत बड़े फिजिशियन और फिलोसोफर थे, जिन्हें द फादर ऑफ अर्ली मेडिसिन भी कहा जाता है। अभी कोविड-19 में जो क्वारंटाइन किया गया था ना, इसे इब्न सीना ने सालों पहले ही अपनी बुक में बता दिया था। और इनका मानना था कि क्वारंटाइन बीमारी को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है, और इनके मुताबिक बीमारी स्मॉल पार्टिकल से फैलती है जिन्हें इंसानी आंख देख नहीं सकती। लेकिन शॉकिंग बात पता है क्या है? ये डिस्कवरी लोगों को कई सालों बाद पता चली है, लेकिन इब्न सीना ने इसे उस दौर में ही एक्सप्लेन कर दिया था। अल ज़हरावी, इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी कहा जाता है। यूरोप में लोग इनकी बुक से सीखकर सर्जरी परफॉर्म किया करते थे। इसी तरह इब्न बतूता जो एक ट्रैवलर थे, और ये पूरी दुनिया का सफर करके अलग अलग इलाकों के कल्चर के बारे में अपनी बुक में लिखते थे और इसे बाकी मुसलमानों तक पहुंचाते थे। इन्हीं की वजह से मुसलमानों को बाकी दुनिया के कल्चर के बारे में और ज्यादा मालूम पड़ा था। ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ ही लोगों के नाम बताए हैं। ऐसे कई और मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हाउस ऑफ विजडम में अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट दिया है। चाहो तो इस इमेज को पॉज करके पढ़ सकते हो। इस्लाम के गोल्डन एज में हाउस ऑफ विजडम के अंदर कई सालों तक नॉलेज स्टोर होती रही और मुसलमानों ने उस दौर में काफी तरक्की की। लेकिन फिर आया एक ऐसा दौर जिसने इस्लाम की तारीख को ही बदल डाला। 1258 सेंचुरी में मंगोल्स ने बगदाद पर हमला करके हाउस ऑफ विजडम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ की सारी नॉलेजेबल किताबों को खत्म कर दिया। साथ ही अब्बासिद डायनेस्टी के लास्ट खलीफा अल मुतासिम को भी मंगोल्स ने कत्ल कर दिया और यहाँ आकर अब्बासिद खिलाफत और इस्लाम के गोल्डन एज का दी एंड हो गया। हालांकि बाद में इस जगह पर ऑटोमन एम्पायर भी इस्टेब्लिश की गई, लेकिन वो दौर कभी वापस नहीं आ सका जो अब्बासिद खिलाफत में हुआ करता था।